केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण पर भारत की नई प्रतिबद्धताओं को दी मंजूरी। साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर जीडीपी के 45% तक लाना है। लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर नीतियों का रहेगा फोकस। केंद्र सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अब तक की सबसे ज्यादा 305 रुपए लाभकारी मूल्य को दी मंजूरी। निर्णय से 5 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों और 5 लाख श्रमिकों को होगा लाभ। मोदी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निवेश संवर्धन पर मंत्री परिषद समिति की बैठक को किया संबोधित। कहा कि प्राकृतिक कृषि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। निवेश संवर्धन पर मंत्री परिषद समिति की बैठक में 2 प्रस्ताव मंजूर। राजस्थान के करीब आधा दर्जन जिलों में लंपी स्किन रोग ने पशुओं को लिया अपनी जद में। गौवंश में फैल रहा लंपी स्किन अत्यंत संक्रामक, सावधानी और सतर्कता जरूरी। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और अब नजर डाल लेते हैं समाचारों पर विस्तार से नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर एनडीसी निर्धारित योगदान को मंजूरी दे दी है। ये देश के हितों को संरक्षित करेगा और यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों व प्रावधानों के आधार पर भविष्य की विकास आवश्यकताओं की रक्षा करेगा। इसके साथ ही COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने की दिशा घोषित कदम की ओर एक और पहल है। कैबिनेट ने पर्यावरण पर भारत के नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन में भारत की ओर से नई प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दे दी है, जिससे अब संयुक्त राष्ट्र को भेजा जाएगा। 2015 में इसी सम्मेलन में दुनिया ने इस सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है और देशों से अपने स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने की अपील की गई थी। भारत के नए अपडेटेड एनडीसी में साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर जीडीपी के 45% के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2030 तक ही कुल विद्युत उत्पादन में नॉन फॉसिल ईंधन की हिस्सेदारी 50% तक लाने का लक्ष्य है, जो फिलहाल 40% के स्तर पर है। भारत की नई प्रतिबद्धताओं में 2021 से 2030 तक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर भी फोकस साफ है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर फोकस स्पष्ट नजर आएगा। रेलवेज और एलईडी पर फोकस से हर साल भारत में उत्सर्जन में 100 मिलियन टन की कमी का लक्ष्य रखा गया है। साल 2015 में मशहूर पेरिस समझौते में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने पर सदस्य देश सहमत हुए थे। इसके बाद नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने सभी का ध्यान खींचा, जिसमें इन्होंने पंचामृत का नया मंत्र दुनिया को दिया था। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब भारत ने साफ किया है कि कैबिनेट में बुधवार को जिन नई प्रतिबद्धताओं पर मुहर लगी है, उसे राज्यों के सहयोग से नीतियों और कार्यक्रमों में लागू भी किया जाएगा। लेकिन साथ ही दुनिया को ये भी याद दिलाया कि भारत ने अपने ये लक्ष्य खुद के संसाधनों से ही हासिल किए हैं और क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर विकसित देशों द्वारा किए गए वायदे अब तक खोखले ही साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 305 रुपए प्रति क्विंटल की अब तक की सबसे ज्यादा उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की है। पहले गन्ना FRP 290 रुपए प्रति क्विंटल था। किसानों की आय को बढ़ाने के लगातार प्रयासों के तहत सरकार ने पिछले 8 वर्षों में FRP में 34% से अधिक की वृद्धि की है। सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लगातार अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती रही है। सरकार के फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। आगामी चीनी मौसम 2022-23 में गन्ने के रकबे और अपेक्षित उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा 3,600 लाख टन से अधिक गन्ना खरीदे जाने की संभावना है, जिसके लिए गन्ना किसानों को कुल प्रेषण 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। सरकार अपने किसान हितैषी उपायों के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनका बकाया समय पर मिले। और भारत ने वर्तमान चीनी सीजन के दौरान चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 8 वर्षों में चीनी के उत्पादन में वृद्धि के साथ भारत घरेलू खपत के लिए अपनी आवश्यकता को पूरी करते हुए चीनी का निरंतर निर्यात भी कर रहा है, जिससे हमारे राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिली है। भारत के कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का 85% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, लेकिन कच्चे तेल पर आयात बिल को कम करने, प्रदूषण को कम करने और देश को पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के तहत एथेनॉल के उत्पादन और पेट्रोल के साथ एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाने के मार्ग पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने को एथेनॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि इससे पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सके, जो न केवल हरित ईंधन के रूप में कार्य करता है, बल्कि ये कच्चे तेल के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत करेगा। केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों और FRP में वृद्धि से किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है और चीनी के घरेलू उत्पादन के लिए चीनी मिलों के निरंतर संचालन की सुविधा मिली है। चीनी उद्योग के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सकारात्मक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत भी अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ने का भाव 305 रुपए प्रति क्विंटल FRP तय किया है। उत्तर प्रदेश मेरठ के गन्ना किसानों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने में ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। और मोदी जी ने जो ये 15 रुपए बढ़ाए हैं केंद्र सरकार ने, हमें बड़ी खुशहाली होगी। इसी से 15 रुपए से भी किसान संपन्न होता जा रहा है। मोदी जी बार बार किसानों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा है। किसान संपन्न होएगा, छोटा किसान और ज़्यादा संपन्न होएगा। बहुत ही अच्छी सोच है मोदी जी की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी ने गन्ने का रेट बढ़ाया 305 रुपये, बहुत अच्छा किया है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, बढ़िया किया। जो ये गन्ने की स्थिति आज मेन हमारी फसल है, और जो इसकी स्थिति है वो काफ़ी अब कुछ सुधार भी हुआ है और सरकार से भी काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है और गवर्नमेंट ने समय समय पर मदद करी है। योगी जी और मोदी जी का जो थोड़ा किसानों की तरफ रुझान रहा है, उसका ज़रूर बेनिफिट मिला है हर किसान को। लेकिन जो रोग हैं तो वो तो आते हैं, उसके लिए कुछ दवाइयाँ और थोड़ा हो जाएं तो और बहुत बढ़िया है। लेकिन गन्ने का मूल्य जो बढ़ाया है वो स्वागत योग्य है, बहुत अच्छी बात है। और हम योगी जी से भी उम्मीद करते हैं कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया वो भी ज़रा आज की परिस्थितियां देख के, क्योंकि किसान ने बड़ी मेहनत करी है। आपके ईंखों में गेहूं वगैरह का सब बढ़िया चला, हालांकि नुकसान बहुत हुआ किसान को, मौसम की वजह से हुआ वो, लेकिन रेट अच्छे मिलने से थोड़ा उसको काफ़ी राहत मिली। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि किसानों का उन्होंने ध्यान रखा है कि भाई गन्ने का रेट काफ़ी समय से नहीं बढ़ पाया था। गन्ने का रेट बढ़ने से किसानों की जो अच्छी आमदनी होगी, किसानों में खुशहाली आएगी। इसलिए इस स्वागत योग्य है उनका ये कदम किसानों के हित में। उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, तो वो इस लाइन पर लगे हुए हैं, हमारी आय बढ़ाने के लगे हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मोदी जी का। गन्ने की फसल का पेमेंट तो अच्छा दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी।
किसानों के लिए, किसानों के हित में है। जो रेट बढ़ाए हैं और अच्छा करा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसल विविधीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही किसानों द्वारा रुचि लिए जाने से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का कार्य आसान होगा। जिन कृषकों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है, उनके कार्यों को देखकर अन्य किसान इसके लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को निवेश संवर्धन पर मंत्री परिषद समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पायलट आधार पर प्राकृतिक कृषि के लिए क्षेत्र चयनित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। 2 प्रस्ताव CCIP कैबिनेट कमेटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन द्वारा मंजूर किए गए हैं। इस तरह से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार उनकी मंजूरी में विलंब नहीं करेगी। कृषकों के आर्थिक हित को देखते हुए नई योजना मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन वर्तमान वित्तीय वर्ष से 3 वर्ष के लिए लागू की गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं और धान के स्थान पर प्राकृतिक कृषि में अन्य अनाज के लिए जाने की पहल की गई है। सोयाबीन का रकबा कम न हो, क्योंकि ये भी राज्य की आवश्यकता है। किसानों द्वारा गेहूं और धान के स्थान पर अन्य उत्पादन लेने का प्रयास सराहनीय है। और राजस्थान के करीब आधा दर्जन जिलों में लंपी स्किन रोग ने पशुओं को अपनी जद में ले लिया है। लगातार गौवंश में फैल रहे लंपी रोग पर मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि ये रोग अत्यंत संक्रामक है। अपने पशुओं को इससे बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसकी रोकथाम एवं बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अपने पशुओं को इससे बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करें। पशुओं में इस रोग के लक्षण नजर आने पर नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान में संपर्क करें। इससे पहले प्रदेश के कृषि मंत्री ने पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी रोग की तुलना कोरोना वायरस से की थी। उन्होंने कहा था कि जिन पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन पशुओं को ही ये लंपी रोग हो रहा है। इसका टीका तो फिलहाल नहीं बन पाया है, लेकिन पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने की दवाइयां दी जा रही हैं। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग के लक्षणों को समझने की जरूरत है। पशुओं में तेज बुखार, जो त्वचा है उसमें सूजन आ जाती है और मोटी मोटी गांठ बन जाती है। आहार खाने में परेशानी होती है और कमजोरी के साथ दूध उत्पादन में कमी आती है। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि पशुओं में लंपी स्किन रोग की शिकायत हो रही है। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक देखने को मिली। कई मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। बात इसकी आवक की करें तो 3 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2330 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव 2335 रुपए हो गया। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अगस्त को गेहूं का भाव था 2050 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2040 रुपए पर हुए। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 2 अगस्त को शरबती गेहूं का भाव रहा 4750 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 1650 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 3100 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। 3 अगस्त को यहां गेहूं 40 रुपए लुढ़क कर 2150 रुपए पर बिका। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक अधिक देखने को मिली। यहां की बस्ती मंडी में बुधवार को धारा गेहूं का भाव रहा 2040 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं 2290 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2230 रुपए पर हुए। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,64,41,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10,95,90,000 टन रही थी।
यानी इस साल रबी गेहूं की पैदावार में 31,49,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुवाई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ कपास की बुवाई बीते साल के मुकाबले 5,96,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2022 के दौरान खरीफ कपास की बुवाई 1,17,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2021 के दौरान खरीफ कपास की खेती 1,11,69,000 हेक्टेयर में हो पाई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को गुजरात सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में कपास की आवक कम देखने को मिली। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अगस्त को कपास का भाव रहा 5,200 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,300 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहां 2 अगस्त को कपास का भाव था 10,300 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 45 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 10,255 रुपए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 37,05,000 टन गांठ की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3,15,00,000 टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,52,48,000 टन गांठे रही थी। बता दें कि देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पंजाब में अगर बारिश के बाद या फिर सिंचाई के बाद कपास के पौधों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रति लीटर पानी में 10 मिलीलीटर ग्राम के हिसाब से किसान कोबाल्ट क्लोराइड घोल का छिड़काव करें। साथ ही कपास को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए ब्लाइटॉक्स और एग्रीमाइसिन का छिड़काव किया जा सकता है। इनका छिड़काव हर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। कपास की पछेती फसल में यूरिया डालें। यहाँ के गन्ना किसान अच्छी पैदावार के लिए 7 या 12 दिनों के अंतराल पर गन्ने की सिंचाई करें। वहीं बारिश के जमा पानी को मक्का के खेतों से तुरंत निकाल दें। इस समय यहाँ आम, अमरूद, लीची और चीकू के नए बाग भी रोपे जा सकते हैं। बैंगन में इस समय अंकुर बेधक और घुन देखा जाता है। ऐसे में बचाव के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। हरियाणा के किसान सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवारों की पहचान ठीक से करें और जरूरत पड़ने पर खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। साथ ही धान के खेत की मेड़ों को मजबूत और ऊंची कर लें ताकि पर्याप्त जल स्तर बना रहे। इस समय यहाँ फूल गोभी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में गन्ने में प्रति हेक्टेयर 130 से 136 किलो यूरिया डालें। यहाँ इस समय बैंगन और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान आम, अमरूद और नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बागों की समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही अरहर, मूंगफली, उड़द और मूंग की खड़ी फसलों में रुके बारिश के पानी को निकाल दें। इस समय यहाँ बैंगन और भिंडी की रोपाई की जा सकती है। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है।
वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पे, यानी कि खास खबरों पर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया है। पिछले दिनों ईडी ने इस ऑफिस में तलाशी ली थी, जिसके बाद अब इसको सील कर दिया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2022 CUET UG के फेज 2 की परीक्षा का आयोजन 4 से 6 अगस्त के बीच किया जाएगा। फेज 2 की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। असम के मोरीगांव जिले मोइराबारी इलाके में आतंकी गतिविधियों के लिए संचालित जमीउल हुदा मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है। मोरीगांव के इसी मदरसे से मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा को हाल ही में बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और AQIS से संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत ASI ने 5 से 15 अगस्त 2022 तक देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों में आगंतुकों और पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इंदौर सेंट्रल जेल में महिला कैदी राखी बनाने का काम कर रही हैं। इन आकर्षक राखियों को कश्मीर में पदस्थ सेना के जवानों को भेजा जाएगा। जेल प्रशासन ने महिला बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया था और अब वे राखियां बना रही हैं। दिल्ली में एक और मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। देश में अब तक कुल 9 मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ये दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पहले बुधवार को महामारी से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें से संबंधित एक सूची जारी की थी। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हरिद्वार जिला जेल में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। एहतियात के तौर पर इन सभी कैदियों को आइसोलेट किया गया है। जेल के लगभग सभी कैदियों का RT-PCR कराया गया है, जिसमें से कुछ कैदी पॉजिटिव हुए हैं। और भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 205 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। और आपको बता दें कि किसान समाचार में खास खबरों में इतना ही। और किसान समाचार में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण पर भारत की नई प्रतिबद्धताओं को दी मंजूरी। साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर जीडीपी के 45% तक लाना है। लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर नीतियों का रहेगा फोकस। केंद्र सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अब तक की सबसे ज्यादा 305 रुपए लाभकारी मूल्य को दी मंजूरी। निर्णय से 5 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों और 5 लाख श्रमिकों को होगा लाभ। मोदी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निवेश संवर्धन पर मंत्री परिषद समिति की बैठक को किया संबोधित। कहा कि प्राकृतिक कृषि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। निवेश संवर्धन पर मंत्री परिषद समिति की बैठक में 2 प्रस्ताव मंजूर। राजस्थान के करीब आधा दर्जन जिलों में लंपी स्किन रोग ने पशुओं को लिया अपनी जद में। गौवंश में फैल रही लंपी स्किन अत्यंत संक्रामक, सावधानी और सतर्कता जरूरी। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।